हेलो, जय हिंद एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद मयंक। आज हम लोग साइंस का तीसरा लेक्चर लाइट पे ला रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने लाइट के कुछ फिनोमेना देखे थे कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें। और उसके बाद फिर हम आज लाए हैं लाइट का रिफ्लेक्शन का और टॉपिक बढ़ाएंगे। आज हम इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। इसके पहले हमने सेकंड लेक्चर में लास्ट में खत्म किया था रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन हमने सिर्फ रफली डायग्राम देख लिए थे। अब वही है, लेकिन उसी को लिखवाना है। ठीक है, मतलब लिखोगे आप कैसे, वो तो आप जैसे बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, 4 रूल्स हैं, बुक में शायद 3 ही लिखे होंगे, तो मैं 4 रूल फिर से बता देता हूं। उसके बाद फिर हम लोग कॉन्केव और कॉन्वेक्स के लिए इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा सा तबियत नहीं सही है, इसलिए आवाज थोड़ी सी धीमी होगी या डल होगी, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इसके पहले ये टॉपिक कवर हो चुका है, लेकिन यहां पर रिवाइज करा देते हैं ताकि जो है आपको आगे के लिए सही रहेगा। ठीक है, अभी आगे जब आप समझोगे, रे डायग्राम बनाओगे, तो रे डायग्राम बनाने के लिए ये रूल्स थोड़ा आने जरूरी है। ठीक है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। पहला रूल क्या था? इफ a ray comes from infinity, then it intersect from focus आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक, ये रूल पहला रूल था। ठीक है, क्या कहता था कि जैसे मान लो कोई हम मिरर बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये बना लिया कॉन्केव मिरर। ठीक, कैसा बना लिया? कॉन्केव मिरर बना लिया। और कॉन्केव मिरर के बाद हम यहां पर एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा, 2 चीजें हैं कि हमारे सिलेबस में मिरर जो है वो बहुत छोटा मिरर है, मतलब मिरर का अपर्चर बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो हमें जितने मिरर देखने हैं, जितने मिरर पढ़ने हैं, हम यहाँ पर बड़े बड़े बना लेंगे। कॉपी पे भी आप बड़ा ही बनाओगे, लेकिन इतना बड़ा मत बनाना कि पूरी एक पेज पे बना रहे हो, वो इमेज डायग्राम गलत कर देगा आपका। ठीक है, तो आपको जब भी छोटा मिरर लेना है, समझिए क्या करना है कि जितना हो सके सीधा बनाना है। जितना हो सके आपको मिरर को सीधा ही रखना है। स्फेरिकल मिरर, कर्व मिरर है, लेकिन रखना सीधा सीधा है, क्योंकि बहुत छोटा पार्ट काटा जाएगा एक स्फीयर का। जैसे एक स्फीयर का मैंने बताया था कि ये स्फीयर काट लिया, लेकिन ऐसा बताने के लिए सिर्फ ये स्फीयर नहीं कट करेंगे ना, स्फीयर का ये पार्ट कट कर रहा है। देखो ये पार्ट, तो जो ये वाला मिरर निकला है, ये भी तो एक मिरर निकला ना, यहाँ पे एक लाइन बच गई ना, ये एक लाइन बच गई छोटी सी। ठीक है, ये भी कर्व रहेगी, लेकिन कर्वेचर बहुत स्मॉल रहेगा। ठीक है, तो इसका जो है आपको छोटे अपर्चर लेने हैं, अपर्चर बहुत स्मॉल लेना है। मतलब अपर्चर बोलते हैं क्या, मैंने बताया था, यहां से यहां तक की दूरी को अपर्चर बोलते हैं। तो अपर्चर अगर बहुत छोटा होगा तो ये मिरर कैसा हो जाएगा? ऐसा छोटा सा नहीं हो जाएगा। अगर ये बहुत सीधा सा मिरर हो जाएगा तभी तो अपर्चर स्मॉल होगा। जितना आप मिरर सीधा कर देंगे उतना अपर्चर आपका उतना ही आता चला जाएगा। ठीक है, छोटे मिरर्स का स्मॉल अपर्चर लेनी है। दूसरी चीज, हमें एक और एजम्पशन लेना पड़ेगा, मतलब ये मानते हैं तभी हमारे रे डायग्राम और ये सारी थ्योरीज वर्क करती हैं। ठीक है, एक और चीज कि रेस जो है, जो रे आ रही है, ठीक है, वो पैरा एक्सियल है। पैरा एक्सियल बोले तो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास से आ रही है। समझाते हैं, देखो क्या कि अगर ये मिरर बनाया हमने, ठीक, यहां तो बड़ा बना के दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां उतना छोटा बनाएंगे जितना छोटा अगर कट करते हैं तो ये शायद विजिबल भी नहीं होगा कैमरा तक, और आप समझ नहीं पाओगे, फिर उसमें रे डायग्राम तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। तो देखो ये ऐसा सीधा गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो अपर्चर स्मॉल है पहली बात तो। अब अपर्चर स्मॉल यहां नहीं दिखा सकते, लेकिन मैंने बता दिया ना, छोटा सा मिरर होगा, इतना बड़ा सा। मतलब कहने का मतलब यह अपर्चर स्मॉल होगा, मतलब कि जितना मिरर चाहे जितना बड़ा, अपर्चर स्मॉल होने का मतलब यही है कि वो मिरर जितना हो सकेगा सीधा होगा, जितना हो सकेगा आप सीधा मिरर बनाओ। जो शेविंग करने के लिए हम लोग मिरर इस्तेमाल करते हैं, जो वहां पे लगा होता है बार्बर शॉप पे, ठीक है, सैलून में, वो मिरर भी कॉन्केव मिरर ही होता है। लेकिन क्या होता है
कि वो इतना सीधा दिखता है कि हमको प्लेन मिरर लगता है, वो प्लेन मिरर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे मतलब पैरा एक्सियल का मतलब क्या हो गया? हाँ, पैरा एक्सियल का मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होगी लाइनें, जो रे आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास से आएगी। ठीक है, अब ये भी हम इतनी पास नहीं दिखाएंगे, यहां पर भी जब हम रे डायग्राम बनाएंगे तो हम इसको पास नहीं दिखाएंगे, बस हम एकदम मान लेंगे, एजम्पशन कर लेंगे कि हमने इसको और जूम आउट कर लिया, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे और जूम कर दिया, तो जब जूम कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, और दूर दूर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये है पास में। ठीक है ना, जैसे कैमरा जूम करते हो, कोई पास की चीज दूर दिखने लगती है, तो वैसे इसको आपने जूम कर दिया, अभी भी मानेंगे इसके बीच की दूरी बहुत ही ज्यादा कम है, नेग्लिजिबल है, टेंड्स टू 0 है। ठीक है, एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम बगल से निकल रही है लाइन, लेकिन पैरेलल है। ठीक है, मिलेगी नहीं। अब देखो पहला रूल क्या कहता है, ये दो चीजें एजम्पशन लेनी पड़ेंगी आपको, ये दो एजम्पशन आपको लेने पड़ेंगे, तभी आपको रे डायग्राम सही आएगा, वरना रे डायग्राम कॉपी पर आएगा नहीं। आप तो कहोगे भैया ये तो बता दिया, लेकिन हमारी कॉपी पे नहीं बन रहा है, नहीं बनता है कभी कदार। ठीक है, तो उसमें यही सब गलतियां होती। तो मैंने क्या कहा था, इफ अ रे कम्स फ्रॉम इंफिनिटी देन इट इंटरसेक्ट फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। मान लेते हैं इसका फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां होगा, तो फोकस कहीं यहां होगा। ठीक, समझ रहे हो ना। अब तुमको मैं एक बात और बता दूं कि एक हमने अभी बताया नहीं है, पर जितनी पोल से फोकस की दूरी होती है ना, उतनी फोकस से कर्वेचर की दूरी होती है। ठीक, इसकी प्रूविंग भी है, लेकिन हायर क्लासेस में है, और अभी आपको बता देंगे कि वो एक आपके साथ बुक में है भी नहीं कि F = R/2। ठीक, जो फोकस होता है ना, मतलब फोकस क्या है, ये क्या है, ये फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ क्या होता है, पोल से फोकस की दूरी। फोकस को तो ऐसे दिखा दोगे ना, ऐसे। ठीक है, तो जिससे भी आपको दिखाते हो। ठीक है, तो आपको क्या फोकल लेंथ है, ये क्या है, फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल से कर्वेचर की दूरी, मतलब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी। P से C की दूरी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और P से F की दूरी होती है फोकल लेंथ। तो जो फोकल लेंथ होती है पूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, मतलब ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज भी कॉपी पर ध्यान देनी पड़ेगी। स्केल लेकर बैठना, तो क्या करना, 2 सेंटीमीटर मान लो इसको बनाया, तो 2 ही नाप के सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना। ठीक है, तो इससे रे डायग्राम अच्छा बनेगा और सही बनेगा, एकदम सीधा, मतलब एक बार में बन जाएगा, है ना। यहाँ क्या है, यहाँ बोर्ड है, यहाँ एजम्पशन ले सकते हैं, यहाँ पे हम एक बार रफ कर देंगे तो लाइन थोड़ी टेढ़ी कर देंगे, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे ना वो चीज बार बार, पेज खराब हो जाना। तो देखो हमने ये चीज बताई। अब देख, पहला रूल बता देते हैं कि इन्फिनिटी से आ रही कोई रे। अच्छा, इन्फिनिटी से कोई चीज आती है तो पैरेलल आती ना भाई। कोई रे, एक ऐसी कौन सी रे होंगी दो जो कहीं नहीं मिलती, मतलब या इन्फिनिटी पे मिलती है। इन्फिनिटी पे कौन सी रेज मिलती है, पैरेलल रेज मिलती है। पैरेलल रेज ऐसे जाती है, जाते तो एक जगह मिलती है, पर वो जगह में नोन नहीं होती है ना, तो इन्फिनिटी होती है। तो मान लेते हैं इन्फिनिटी से कोई अगर रे आ रही है तो पैरेलल आएगी। इन्फिनिटी से आती हुई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। ठीक, तो वही हो गया ना, इफ अ रे कम्स फ्रॉम इंफिनिटी देन इंटरसेक्ट फ्रॉम फोकस। पहला रूल कहता है क्या, कि इंफिनिटी से अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से कट करेगी। किससे कट करेगी, फोकस से कट करेगी। इंफिनिटी से पैरेलल आई और फोकस से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से वापस चली जाएगी। ये हो गया पहला रूल। ठीक है, चारों रूल रिवाइज करा देते हैं, तो ये लेक्चर शायद थोड़ा लंबा हो जाए। चलो इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर अगला देखते हैं। ठीक, अगला रूल इसी का जस्ट उल्टा है। अगला इसी का जस्ट उल्टा है कि अगर कोई रे जो है वो फोकस से आएगी, फोकस से क्रॉस होते हुए आती है। मान लो कि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही है। ठीक है, इफ आ इंसिडेंस रे इंसिडेंट रे if an incident ray intersect focus then after reflection रिफ्लेक्शन के बाद कहां चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। वो पैरेलल आई थी, फोकस से गई थी, ये फोकस से आएगी, पैरेलल जाएगी। If an incident ray intersect focus, then after reflection it become parallel to principal axis। कैसी हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस।
समझ गए? मतलब कि फिर वही चीज, फिर वही मिरर, ये कॉन्केव मिरर हो गया, ये लाइन हो गई। ठीक, डायग्राम पे ज्यादा ध्यान ना देकर थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है? समझो इस बात को। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, समझ गए? अब यहां से कोई मान लेते यहां फोकस, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार पैरेलल नहीं आ रही, इस बार लाइन जो रे है वो पैरेलल नहीं आएगी। मान लेते हैं रे जो है फोकस से क्रॉस करती है। लो, अब क्या होगा? फोकस पे आके सीधे गिरी, फोकस पे गिरी, मिरर तक पहुंची, मिरर से हो जाएगी क्या? रिफ्लेक्ट। कैसी? एकदम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये एरो पता है क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ रे, कि किधर को रे जा रही है। मतलब इससे समझ में आता है ये रे आई और ये गई। ठीक है, समझ गए? ये इंसिडेंट रे, ये सॉरी ये रिफ्लेक्टिंग रे। तो इंसिडेंट रे जो होगी फोकस से आई और रिफ्लेक्ट होने के बाद भाई पैरेलल चली गई प्रिंसिपल एक्सिस की। ये दूसरा नियम हो गया। ठीक है, ये रूल नंबर 2 हो गया। अब उसके बाद देखो, तीसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा? देखो, अच्छा एक चीज आपको तीसरा नियम भी बताते हैं। देखो, तीसरा नियम यही है, इफ a ray comes from center of curvature, मतलब कहने का क्या है? इफ a ray intersects center of curvature in its path, ऐसे लिख लो। इफ a ray comes from तो नहीं होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच में पड़ जाता है, ऐसी जगह से आ रही होती है। इफ a ray intersect center of curvature ठीक, then after reflection follow the same path टू गो बैक। ठीक, वापस जाने के लिए वही रास्ता ले लेती है जिस रास्ते से आई थी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो अब बात समझो। प्लेन मिरर में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी ना, देखो प्लेन मिरर जब बनाते थे ऐसे बनाते थे, ये हम लोग प्लेन मिरर बनाते थे। ठीक, ये रूल प्लेन मिरर से ही आया। ठीक है, प्लेन मिरर में हम लोग एक नॉर्मल बनाते थे। क्या बनाते थे? नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल बनाते थे ना। अब एक रे तो होती थी कहीं से पड़ती थी, जैसे यहां से पड़ती थी तो यहां से निकल जाती थी, उसमें IR बराबर होता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता था। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये होता है R। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? ये होता है I। ठीक है, तो I बराबर R होता था, एंगल I बराबर एंगल R होता था। लेकिन हमने देखा था कोई रे अगर इसी के नॉर्मल पड़ती थी, मान लो ऐसी जाती एक रे यहां पड़ती है, ठीक, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? 0 हो गया। भाई देखो, ये मानो मिटा देते हैं हम। ठीक है, बताओ एक रे ऐसे पड़ रही है तो नॉर्मल कहां है? नॉर्मल से तो एंगल नापते हो ना, नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो नॉर्मल भी यही है, और क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस रे भी यही है। क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 नहीं हो गया। ऐसे इसी पे कोई चीज हो, इसी पे कोई चीज और खड़ी कर दो, उनके दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0 होगा। तो I बराबर यहां 0 हो गया। तो I बराबर 0 तो I बराबर R होता है, तो R भी 0 ही होगा भाई, है ना? रूल के अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए कि R भी 0 होना चाहिए। मतलब जैसे आई और वैसे वापस चली गई ना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ? वही हो गया जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था। तो मतलब इंसिडेंस ऐसे पड़ी और टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई वापस। तो इसका क्या मतलब कि किसी प्लेन मिरर पर अगर आप नॉर्मल पे, ठीक, 90 डिग्री पे कोई रे आप डालते हैं, ठीक, तो ये वो सेम पाथ फॉलो करेगी। ठीक, आप बात को समझो कि 90 डिग्री पे अगर कोई आप रे डालते हैं तो वो सेम पाथ फॉलो करेगी, वापस रिफ्लेक्ट करने के बाद वो उसी रास्ते वापस चली जाएगी। अब स्फेरिकल मिरर में यही रूल थर्ड रूल बन के आता है। ठीक है, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन का तीसरा रूल यही बन के आता है। ये हो गया आपका कॉनकेव। ठीक है, अब देखो इस पे एक प्रिंसिपल एक्सिस, अब इस पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक फोकस, ये पोल। मतलब हमें क्या है
कि हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर डालनी है, ठीक है। तो आपको अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है ना, नॉर्मल से आए तब तो वापस जाएगी ना। लेकिन आप एक बात जानो कि कोई भी रे किसी भी स्फेरिकल मिरर में अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो उस मिरर पर 90 डिग्री पर फॉल होगी, मतलब नॉर्मल बनाएगी। आप ये रे पता है यहां जाएगी और यहां 90 डिग्री पे गिरेगी, समझ लो, यहां 90 डिग्री पे फॉल होगी। तो जब भी 90 डिग्री फॉल होगी नॉर्मल बन गया। नॉर्मल पे अगर आप मिरर पे कोई चीज गिराते हो तो वापस नहीं जाएगी, नॉर्मल पे रे आएगी तो वापस उसी रास्ते चली जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर ऐसे आती है तो वापस भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के रास्ते ही वापस चली जाएगी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई कोई भी रे मिरर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है, ठीक, 90 डिग्री पे फॉल होती है। इस बात को समझ गए, इस नियम को समझ गए, और अब आगे बताते हैं, ठीक है। चौथा नियम है, चौथा शायद बुक में हो ना हो, मैंने देखा नहीं, पर चौथा जरूरी है थोड़ा सा, है ना। चौथा ऑब्लिक इंसिडेंस का है। ऑब्लिक इंसिडेंस उस दिन बताया था मैंने कि ऑब्लिक इंसिडेंस क्या होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर, मैंने बताया था ना, वही है वो, लेकिन जरूरी बहुत है, ठीक है। ये एंगल आई एंगल आर वाला जो नियम है ये जरूरी बहुत है, इसलिए इसको दोबारा से फिर देख लो। चौथा नियम है ऑब्लिक इंसिडेंस का। किसका? ओब्लिक इंसिडेंस का। ओब्लिक इंसिडेंस होती क्या है? ऑब्लिक इंसिडेंस क्या हो गया? ऑब्लिक इंसिडेंस हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, जो कि प्लेन मिरर में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। वहां भी मैंने बता दिया था कि ओब्लिक इंसिडेंस का, ठीक है, नियम होता है, देख लो। प्लेस साइज पे स्फेरिकल पर भी काम करता है, ठीक है। एक सरफेस के इसके परपेंडिकुलर आपने बनाई क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। आप मान लीजिए कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं गिराना चाहते, फोकस पे नहीं गिराना चाहते, ठीक। तो आप एक क्या करिए, आप पोल पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, पोल पे गिराइए ना सीधे जाके। अभी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे देख लिया, फोकस पे देख लिया, पैरेलल देख लिया। अब हम देखेंगे पोल पे गिराने पे क्या होगा। पोल पे गिराने पे क्या होगा? वही चीज आई हो गया, ये नॉर्मल ये हो गई ना। अब नॉर्मल क्या होगी? अच्छा देखो, जब भी तुमको रिफ्लेक्ट कराना होगा, बिना नॉर्मल बनाए आप रिफ्लेक्ट नहीं करा सकते। रे बिना नॉर्मल फॉर्म करे आप रे डायग्राम में रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कैसे? क्यों, मतलब क्यों ऐसा है? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं जान पाओगे ना, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी नहीं जान पाओगे। और एंगल ऑफ इंसिडेंस जानने के लिए आपको नॉर्मल से उसके बीच का एंगल चाहिए होगा, नॉर्मल ही नहीं पता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये नॉर्मल, अब यहाँ पर नॉर्मल बनाओगे तो कैसी बनेगी भाई? सरफेस के परपेंडिकुलर आप नॉर्मल बनाने आओगे, और जान रहे हो कि सरफेस के परपेंडिकुलर तो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस बनी ही हुई है, यही नॉर्मल का वर्क कर जाएगी। नॉर्मल का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस कर रही है, ठीक। तो ये हो गया नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच का एंगल आई, और फिर रिफ्लेक्ट भी उसी एंगल पे आप करा दीजिए। ये हो गया नॉर्मल और एंगल इसका बीच का आर। अब यहां देखने में ज्यादा लग रहा होगा, थोड़ा लाइन गड़बड़ बन गई है, ठीक है, पर ये बराबर है। एंगल आई बराबर एंगल आर है, ठीक है। एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई जो है एंगल आई के बराबर है, बस बात खत्म। यही हो गया चौथा रूल, रूल ऑफ ओब्लिक इंसिडेंस, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, फिर आप करते हैं। कर लिया, ठीक। एजम्पशंस आपको दो याद रखने हैं। अपर्चर स्मॉल, वेरी स्मॉल, अपर्चर वेरी स्मॉल, रेस पैरा एक्सियल, ठीक। पैरा एक्सियल मतलब वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। रूल्स हो गए इमेज फॉर्मेशन के। चलो इसको रफ करते हैं। अब हम एक चीज और देख लेते हैं, ठीक। वो क्या देखना है हमें? चलो उसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब हम यहां देख लेते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब इमेज फॉर्मेशन आज कॉनकेव का करा लेंगे, कॉन्वेक्स का हम नेक्स्ट लेक्चर में ले आएंगे। और मैग्निफिकेशन में जो बच्चे जितने टॉपिक है, मैग्निफिकेशन, मिरर फॉर्मूला, ठीक है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में छोटे छोटे टॉपिक, ऐसी फॉर्मूला है, डेरिवेशन आपके में है नहीं, ठीक है, तो उसको यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट करते न हुए बढ़िया सा टॉपिक, कोई बड़ा टॉपिक कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन, देखते हैं, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन किसकी? इमेज फॉर्मेशन किसके थ्रू? बाय कॉनकेव। पहले कॉनकेव देखेंगे, इसमें ज्यादा केसेस हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर के केसेस ज्यादा हैं, ठीक। इसमें कई सारे वेरिएशंस हैं, कहां पे रखोगे तो कहां इमेज बनेगी, इस तरीके के बहुत से वेरिएशंस, ठीक है। तो अब देखो, इसमें 6 केसेस बनते हैं। कितने केसेस बनते हैं? 6। पहले वो समझ लो कैसे कैसे। पहला केस,
जब ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अच्छा, इंफिनिटी समझा दे तुमको। यहाँ पे इंफिनिटी मतलब क्या होता था कि हम लोग जिसको जानते नहीं थे ना, एक ऐसी चीज भी तो होती थी कि इंफिनिटी मतलब बहुत दूरी, बहुत ज्यादा दूर। लेकिन बहुत ज्यादा दूर ऐसा नहीं होता ना कि मिलियंस ऑफ ईयर लग जाए वहां पहुंचने में। इतनी दूर इमेज नहीं बनेगी। इतनी दूर अगर आपको इमेज बनती दिखेगी तो दिखेगी कहां? फिर इमेज दिखेगी कहां? तो अगर इतनी दूर इमेज बनेगी या इमेज इतनी दूर ऑब्जेक्ट रखा हो तो ऑब्जेक्ट की इमेज किस उसमें आप मिरर में ऑब्जेक्ट की इमेज लाएंगे? नहीं ला सकते ना। तो इन्फिनिटी का मतलब समझते हो? इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि मान लेते पोल से फोकस की दूरी है 2 सेंटीमीटर, ठीक, मान लिया ऐसा, और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी 2 सेंटीमीटर। तो टोटल पोल से फोकस की टोटल पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर हो गई भाई। तो इधर की 2 उधर की जोड़ लिया। तो ये 4 के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो काफी दूरी पे होगा। 4 के लिए 32 सेंटीमीटर क्या है भाई? बहुत दूर है। 2 सेंटीमीटर के लिए 10 सेंटीमीटर क्या है? बहुत दूर है, ठीक है। अब आपसे कहा जाए ये आपके लिए 2 सेंटीमीटर है, ठीक। आपका जो इमेज बन रही है वो 2 सेंटीमीटर पर बन रही है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर पर, मान लेते हैं, ठीक है, 15 पे रखा हुआ है। आप बताइए कितनी दूर है? अरे 5 गुना तो ऐसे ही दूर हो गया, ठीक है। 7-8 गुना दूर है उससे, है ना। 16 कर लोगे तो 8 गुना दूर हो जाएगी। ऐसे 7.5 गुना दूर थी, ठीक है। तो तुम 8 गुना दूर हो गई। तो 8 टाइम्स अगर दूर हो गई वो, तो भाई वो इसके लिए इसके हिसाब से इंफिनिटी हो गई। इसके हिसाब से इंफिनिटी हो गई। मतलब कहने का क्या, एक चींटी के लिए 1 किलोमीटर की डिस्टेंस, ठीक, उसके पैरों के हिसाब से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस इंफिनिटी नहीं हो गई? इंफिनिटी हो गई ना। उसका एक कदम उसका कितने का होगा? वो मिलीमीटर में चलती है। एक स्टेप उसका कितने मीटर का होगा? मीटर का तो नहीं होगा, मिलीमीटर का भी होगा शायद, फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर, है ना, मिलीमीटर से भी छोटा। वो 1 कदम चलती होगी। उसको कितने कदम लगेंगे उसको 1 किलोमीटर पार करने में? बता सकता है कोई? अरे बहुत ज्यादा। लेकिन हमें कितने लगेंगे? हमें कम लगेंगे। तो क्या इंफिनिटी है वो चींटी के लिए इंफिनिटी है, वो हमारे लिए इंफिनिटी नहीं है। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि 16 सेंटीमीटर पे इमेज है पर भैया इंफिनिटी बोल रहे हो। इंफिनिटी का मतलब है कि जो है यहां पर तुम 2 सेंटीमीटर से देख रहे हो ना, उसके लिए ये इंफिनिटी है, ठीक। अब इंफिनिटी समझ गए हो तो आगे बताते हैं, ठीक है। यहां पे इंफिनिटी का मतलब वो चांद तारों वाला इंफिनिटी नहीं है, ठीक है। रिलेटिव में इंफिनिटी है, ठीक, रिलेटिव डिस्टेंस। तो इसके बाद अब हमें पढ़ना क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसमें ज्यादा केसेस है, ठीक है। वेरिएशन ज्यादा है, टाइप्स ज्यादा है। क्यों वेरिएशन, टाइप्स, केसेस, ये सब है क्या? ये है बस कुछ नहीं, एक मिरर से कितनी दूरी पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ, कितनी दूरी पे आप खड़े हो, वही बताता है कि इतनी दूरी पे खड़े हैं, ये पहला केस है, इमेज यहां बनेगी। दूसरी कुछ दूरी बदल दी हमने, इमेज बदल गई। तीसरी कुछ दूरी बदल दी, इमेज बदल गई। ऐसे आप दूरी बदलते गए, आपकी इमेजेस बदलती गई। तो उन्हीं को आपने केस कह दिया, टाइप कह दिया, ठीक है। इतना कह दिया। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, हम बता तो दिया मैंने कि इमेज फॉर्मेशन। यार ये चलेगा कि नहीं चलेगा आज? इमेज फॉर्मेशन लेना है हमें, किसका? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक। कॉनकेव मिरर के थ्रू हमको इमेज फॉर्मेशन सीखनी है, ठीक है। अब पहला केस क्या? पहला वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? इंफिनिटी पे रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? इंफिनिटी पे, बहुत दूर रखा हुआ है, ठीक है। इंफिनिटी एक्चुअल इंफिनिटी नहीं है कि तुम समझ लो अनंत पे रखा हुआ है, लेकिन काफी दूर रखा हुआ है। मतलब कि 2 सेंटीमीटर पे तुम्हारा फोकस है, 3 से 4 सेंटीमीटर तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। पोल से नापा जाता है सारी चीजें, ठीक है। ये ऐसे ऐसे, और तुमको लेना कहां पे है? बहुत दूर, है ना। तो तुम्हारी मान लो दूरी हो गई यहां से 18 सेंटीमीटर पोल से दूरी है, पोल से 18 सेंटीमीटर की दूरी है। तो वो क्या हो गया भाई? पोल से 2 सेंटीमीटर फोकस, 4 पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये 18 सेंटीमीटर, मतलब काफी दूर है ना। तो इसको इन्फिनिटी बोल देते हैं वहां पे, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब एक्चुअल इन्फिनिटी नहीं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, इसको समझने से पहले चलो एक और चीज समझ लेते हैं, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वो अभी मेरे दिमाग में आ गया कि एक टॉपिक और जरूरी है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसको अभी थोड़ा सा डिले करते हैं।
2 मिनट लगेगा उसको समझाने में, ठीक। साइन कन्वेंशन सीख लेते हैं पहले, ठीक। वो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है ये, ठीक। साइन कन्वेंशन सीख लेते हैं। साइन कन्वेंशन क्या होता है कि कब निगेटिव कब पॉजिटिव क्या चीजें होती हैं, ठीक है। एक्स वाई ग्राफ पे चलता है, ठीक है। पढ़े होंगे ना क्लास 8th 9th में भी कि एक्स वाई ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है, ठीक। तो वही है, समझो। ये तुम्हारा मिरर है, ये तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। धीरे बनानी पड़ती है वरना ये चलता नहीं है, ठीक। ये तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हो गया तुम्हारा मिरर, ये हो गया फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। ये पोल, ये M1 मिरर की सरफेस, M2 मिरर की सरफेस, ठीक। ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है? साइन कन्वेंशन का मतलब ये कि जब भी ये जो देख रहे हो ना आप प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, एक्स प्लेन है। क्या है? एक्स प्लेन है। कौन सा प्लेन है? एक्स प्लेन। तो इस एक्स प्लेन के नीचे जितना भी कुछ होगा, मतलब इसके नीचे अगर आप कोई डिस्टेंस मेजर करोगे इधर को नीचे की ओर, तो आप निगेटिव में डिस्टेंस मेजर करोगे, ठीक है। वो पढ़े होगे कि देखो इस तरीके से करते हैं ना, एक्स वाई प्लेन पे जाओ, एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे हम लोग कैसे देखते थे भाई, ये वाले नीचे क्या रखते थे, पॉजिटिव निगेटिव रखते थे ना, ये निगेटिव रखते थे ना। अभी ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ रहे थे हम लोग कि ये निगेटिव होती है। इस एक्स के नीचे जो कुछ भी आएगा वो निगेटिव आएगा, ठीक। तो ये निगेटिव हो गई, ये सारा क्या हो गया, निगेटिव। और इसके ऊपर जो डिस्टेंस नापोगे वो पॉजिटिव। कहां से भैया? यहां से, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे निगेटिव। अच्छा, और ये पोल से कुछ दूरी नापी जाती है, ठीक। मान लो इधर का तो पता चल गया ना, ऊपर नीचे का पता चल गया, दाहिने बाएं का, लेफ्ट राइट का नहीं पता है ना। अच्छा, लेफ्ट राइट में क्या होता है, बुक में लिखा होगा कि जो पोल के लेफ्ट में होगा वो निगेटिव होगा। पोल से आप अगर लेफ्ट में दूरी नापेंगे तो नेगेटिव नापेंगे, पोल से राइट में नापेंगे तो पॉजिटिव नापेंगे। जैसा कि उस एक्सिस में भी होता था, हम लोग इसमें भी क्या करते थे, ये पॉजिटिव रखते थे, ये निगेटिव रखते थे, नंबर लाइन वाला सिस्टम। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, है ना। ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट निगेटिव, ऐसा रखते थे ना। तो बुक में भी यही लिखा हुआ है। लेकिन असल में पता है क्या है, ये हमेशा काम नहीं करेगा। मतलब ऊपर नीचे वाला तो काम करेगा, वो पॉजिटिव या निगेटिव रहेगा, लेकिन लेफ्ट राइट में हमेशा काम नहीं करेगा। तो लेफ्ट राइट के लिए तुमको हम सही बात बताते हैं। डायरेक्शन जो होगी रे की, देखो जो रे की डायरेक्शन हो, जैसे रे इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, ठीक। और तुम नाप किधर के रहे हो, मान लेते हैं हम पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी नाप रहे हैं। मान लेते हैं इस रे को हमें नापना है, लेकिन कैसे नापना है, जा रे ऐसे रही है, हमें नापना है ऐसे। हमें रे की अपोजिट डायरेक्शन में नाप रहे हैं, है ना। यहां से शुरू करें नापना, पोल से ही स्टार्ट करना है, पोल ओरिजिन होता है, ठीक है। तो पोल से स्टार्ट किया और इधर को नापना शुरू किया, हमने देखा यहां 2 सेंटीमीटर है, ठीक। तो रे उधर थी, नापा हमने इधर ना। रे की अपोजिट डायरेक्शन में जब भी नापोगे तो नेगेटिव नापोगे, कितना, -2 सेंटीमीटर। किताब वाली बात सही हो गई ना कि लेफ्ट में नेगेटिव, ठीक। अब दूसरी चीज, मान लेते हैं रे ऐसे चली गई, ऐसे आई और ऐसे चली गई। मान लेते हैं कि अभी मिरर नहीं है, ये ग्लास है, ठीक है। मान लिया कि यहां से पास हो सकती है या नहीं पास हो सकती, तो डॉट 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 हमने देख लिया कि वापस आई थी यहां कहीं, लेकिन सॉरी पैरेलल आएगी ना यार, ठीक है। तो डॉट 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 कहीं ऊपर चली गई, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसकी ऊपर की क्या है। तो डायरेक्शन क्या है रे की, ऊपर की ओर है जा रही, ठीक। वैसे तो इधर भी आ रही है, लेकिन उधर भी तो जा रही है। तो रे की डायरेक्शन क्या है उधर, हमें नापना कैसे है, इधर ही, है ना। रे की डायरेक्शन में अगर आप नापोगे तो पॉजिटिव नापोगे, रे की डायरेक्शन के अपोजिट नापोगे तो नेगेटिव नापोगे। समझ रहे हो? फिर ये मत कहना कि जो है बुक वाला तो सही है ना, यहां पर सही है ना बुक वाला। देखो लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, हो गया ना। डायरेक्शन में साथ जा रहे हो, राइट में जा रहे हो पॉजिटिव आ रहा, डायरेक्शन के उल्टा आ रहे हो, अपोजिट आ रहे हो, लेफ्ट में आ रहे हो निगेटिव आ रहा। लेकिन एक रूल ऐसा भी तो है कि अगर आप फोकस से क्रॉस कराते हैं, देखिए बता देते हैं, फोकस से तुमने क्रॉस कराया, सॉरी फोकस से क्रॉस कराया, मान लो फोकस से क्रॉस कराया, ठीक। ये फोकस समझाने के लिए बता रहे, ठीक है। अभी फोकस से तुमने एक रे पार कराई, क्रॉस कराई, ठीक है। कहां से जाएगी वापस,
पैरेलल जाएगी ना प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस जाएगी, जाएगी। बताओ प्रिंसिपल एक्सिस और जा किधर पर, प्रिंसिपल एक्सिस से यहां पर मान लो इमेज बनती, बताओ इसकी दूरी कितनी है, कितनी दूरी पे इमेज बनी, पोल से जरा नापो, तो पोल से नापोगे कैसे, ऐसे, रिफ्लेक्टेड रे कैसी है, इधर की डायरेक्शन में, नाप किधर रहे हो, इधर की डायरेक्शन नाप रहे हो, अब पॉजिटिव हो जाएगा। अब तुम कह रहे थे लेफ्ट में निगेटिव होती बुक कहती है, लेकिन नहीं, यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो रे की डायरेक्शन के साथ अगर आप नापोगे, इतना याद रखना बस कि साइन कन्वेंशन में ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, रे की डायरेक्शन के साथ चल रहे हो तो पॉजिटिव, रे की डायरेक्शन के अपोजिट नाप रहे हो तो निगेटिव। नापना कहां से है, पोल से, इतना ही साइन कन्वेंशन है, बता के किया खत्म। ठीक, बुक में लिखा हुआ है, चाहो तो आप वहां से नोट कर लो, नोट नहीं करा रहे, ठीक है। उतना कुछ खास नहीं था साइन कन्वेंशन में, बस इतना ही था जितना मैंने बता दिया। पोल के ऊपर पॉजिटिव, पोल के सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे निगेटिव, लेफ्ट में निगेटिव राइट में पॉजिटिव। मतलब क्या था, लेफ्ट में निगेटिव राइट में पॉजिटिव हर समय नहीं काम करेगा, तो हमने एक नया देखा कि रे की डायरेक्शन के साथ अगर आप नापोगे उसी के डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में नापोगे तो निगेटिव। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन, जो हमारा टॉपिक था, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, ठीक, कनकेव मिरर। पहला केस था, केस क्या लेते थे, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इज एट इंफिनिटी। तो डायग्राम बनाओ, ठीक है। डायग्राम आप लोग पेंसिल से, स्केल से, रबर से, जितने औजार लगा पाना आराम से बनाना, ठीक है, क्योंकि लापरवाही करोगे तो बनेगा नहीं। मान लेते हैं ये कॉनकेव है, मान क्या लोगे, ये है ना, ठीक। मान लेते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये माननी पड़ेगी क्योंकि ये होती नहीं है, ये सिर्फ बनाई जाती है, ये मानी ही जाती है ना। पता है ना प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, मैंने लिखवाया था, इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। ये कोई बनी थोड़ी होती शीशे के बीचों बीच में, पर हम बनाते हैं समझने के लिए। तो प्रिंसिपल एक्सिस बना ली हमने। अब बताओ, ये हो गया तुम्हारा फोकस, जितनी दूरी पे फोकस उतनी दूरी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर रखना। समझ में आई बात कि नहीं आई? पोल से 2 सेंटीमीटर पे फोकस है तो पोल से 2 सेंटीमीटर पे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर भी रखोगे, ठीक। ये हो गया तुम्हारा इंफिनिटी पे, क्या हो गया, मान लो इंफिनिटी से कोई, अरे तो बना कैसे सकते हैं, इंफिनिटी पे कोई चीज बना कैसे सकते हो, है ना। इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी पे दिख तो रही नहीं, तो इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट से कोई भी रे अगर आएगी, मान लेते हैं इंफिनिटी पे कोई चीज है, वहां से कोई भी रे अगर आए तो भाई प्रिंसिपल एक्सिस से कैसे आएगी, पैरेलल ही तो आएगी, क्योंकि ऐसी कौन सी रेज है जो इंफिनिटी पे मिलती है, पैरेलल रेज। कैसी रेज, पैरेलल रेज इंफिनिटी पर जाकर ही मीट करती हैं, तो इंफिनिटी से आएगी भी तो कौन सी रे आएगी, पैरेलल ही आएगी। तो एक रे मान लो हम पैरेलल लेकर आते हैं, भाई ऑब्जेक्ट का साइज हमें नहीं पता ना, ऑब्जेक्ट का तो हमें साइज ही नहीं पता है, लेकिन मान लेते कुछ तो साइज होगा, मतलब बहुत बड़ा भी हो सकता है क्योंकि इंफिनिटी पे तो बहुत बड़ा ही होगा, ठीक है। मान लेते बड़ा, तो एक रे आती है तो पैरेलल आई तो कहां से क्रॉस कर जाएगी, ये तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है कि फोकस से क्रॉस कर जाएगी। चलो क्रॉस कर गई, पहला काम हो गया, ये आई और ये गई। अब बताओ ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो हमें दूसरी रे लानी है, ठीक। दूसरी रे कैसी आएगी, इंफिनिटी से कोई भी रे अगर इस तक आ रही है तो वो पैरेलल ही आएगी, तो आपकी दूसरी रे भी पैरेलल आएगी, इसको भी आप पैरेलल ही लाएंगे, ठीक। और ये कहां से क्रॉस होगी, भाई पैरेलल आती हुई रे फिर फोकस से क्रॉस कर जाती है, ये फिर फोकस से क्रॉस कर गई। ये कैसा हो गया, ये यहां पर कट कर रही ना, जहां पर रिफ्लेक्टिंग रे कट करती है क्या बनाती है, इमेज बनाती है। ये रही रिफ्लेक्टिंग रे, कट कहां कर रही, फोकस पे, क्या बना रही, इमेज। इमेज कहां बन रही, ये तो उसी पे कट कर रही है, इमेज बन रही है, असल में बहुत छोटी बन रही है, बहुत छोटी मतलब एक पॉइंट साइज इमेज बन रही है, ऐसे जिसका जितना इसका मार्कर का टिप है उस साइज की इमेज बन रही है, ठीक है। बन कहां पे रही है, फोकस पे बन रही है। अब ये बताओ, अभी यहां से क्या होगा, एक चीज तुमको समझ में नहीं आई। देखो बताना क्या होता है हमें, इमेज फॉर्मेशन जब हम बना लेते हैं, मतलब रे डायग्राम जब हम बना लेते हैं तब हमें बताना क्या होता है, हमें 2-4 चीजें बतानी होती हैं इमेज के बारे में। क्या बताना होता है, इमेज की पोजीशन बतानी होती है, इमेज कहां पे बनी वो तो बता दिया तुमने,
कि भाई ये बनी हमारी फोकस पे। कहां पे बनी? फोकस पे। फिर तुमसे पूछेगा कि इमेज बताओ रियल बनी कि इमेजिनरी बनी। रियल इमेजिनरी क्या होता है? जहां पे रिफ्लेक्टिंग रेज असलियत में कट कर रही हो, वाकई कट कर रही हो, कि दिख रहा हो हाँ भाई कट कर रही, ठीक है, तो रियल हो गई। पर इमेजिनरी क्या होता है? जहां पे हम मानते हैं कि ये कट कर रही होगी पर कट नहीं करती। जैसे मान लो ये दो रेज आ रही हो, रिफ्लेक्टिंग रे रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक, मिल नहीं रही आपस में कभी। तो क्या ये कभी जाके मिलेंगी आपस में? बताओ, ये कहीं जाकर मिलेंगी? नहीं मिलेंगी ना। तो हम इनको मिलाते हैं। कैसे मिलाते हैं? हम मान लेते हैं कि ये पीछे मिल रही होंगी, ठीक, तो ये हमने माना है, ये वाकई में नहीं मिलेंगी कभी। तो ये कैसी हो गई? ये हो गई हमारी इमेजिनरी इमेज, ठीक है। लेकिन यहां पे कैसी है? यहां देखो कैसी, यहां वाकई मिल रही भाई, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां पे मिल रही है, तो यह रियल हो गई। यहां से एक चीज बस समझना थोड़ा दिक्कत है कि इमेज रियल सॉरी इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, सीधी है कि उल्टी? बताओ, एक यार पॉइंट साइज की इमेज सीधी है कि उल्टी कैसे पता चलेगा? ठीक, तो इसके लिए हमें एक सीरीज फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। वो जब अभी आप छठे केस तक चले जाओगे ना, तब समझ में आएगा कि सॉरी पांचवें केस तक, तो आपको समझ में आएगा यार सीधी है, ये तो सीधी ही बनेगी। पर यहां समझ में नहीं आएगा कि सीधी है कि नहीं। तो अभी मैं बताऊंगा कि वो सीधी कैसे है। इस केस को लास्ट में एक बार फिर डिस्कस करेंगे पांचवें केस के साथ, ठीक है। तो इसमें जो जो बताना होता है चलो वो बताते हैं। पहला इमेज इज, पहले लिख लो इमेज है कैसी। इमेज इज कहां पे बनी? इमेज इज एट फोकस। कहां बन गई? फोकस पे बन गई। कहां पे? फोकस पे। देखो इंफिनिटी से आती हुई रेज, सॉरी इंफिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनती है? फोकस पे बनती है। दूसरी चीज फोकस, फिर अच्छा हमको बताओ रियल की इमेजिनरी? भाई रियल, क्योंकि सच में कट कर रही है रियल इमेज, इमेज इज रियल, ठीक। इमेज इज एट फोकस, इमेज इज रियल। इन्वर्टेड और इरेक्ट वाले में चक्कर है ना, कि तुम बता नहीं पाओगे भैया इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। तब तुमको बदले सीधी है कि उल्टी है, तब हमें समझ जाएगा भाई यहां उल्टी है इमेज। यहां इमेज कैसी है? उल्टी है। यहां इन्वर्टेड है। कैसी है? इन्वर्टेड इमेज है, इरेक्ट इमेज नहीं, ठीक। दिख रही नहीं, वो पॉइंट साइज इमेज दिख रही है, ठीक है। पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, पॉइंट साइज इमेज में कैसे ही देख लोगे। अभी अगले जब सीरीज फॉलो करोगे ना, इसके 6 केसेस हैं, जब 4-5 केसेस पढ़ लोगे तब तुम्हें समझ में आएगा हाँ यहां भी है, ठीक। उसके बाद बताना है कि मैग्नीफाइड है कि डिमिनिश्ड है, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उससे छोटी है कि उससे बड़ी। बताओ, ऑब्जेक्ट तो कुछ भी कितना तो बड़ा रहा ही होगा, हम कहते हैं कुछ नहीं रहा होगा, 1 सेंटीमीटर का तो रहा ही होगा, है ना, इंफिनिटी पे था भाई। तो ये बताओ यहां पे क्या छोटा हो गया बड़ा हो गया? पॉइंट साइज इमेज तो छोटी हो गई ना, तो डिमिनिश्ड हो गई। कैसी हो गई? डिमिनिश्ड। लेकिन डिमिनिश्ड लिखने से अच्छा है, यहां इमेज का साइज बता रहे हो ना, इमेज का साइज ही तो बता रहे हो, तो लिख दो पॉइंट साइज इमेज। इमेज इज पॉइंट साइज। इमेज कैसी है? पॉइंट साइज की भाई, बिंदु के बराबर है, ठीक। कैसी हो गई? इमेज इज एट फोकस पे बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी और पॉइंट साइज की बनी। पहला केस उड़न छू, ठीक है। अब इसके बाद केस नंबर 2, चलो इसको देख लो, ठीक है। फिर केस नंबर 2 देखते हैं, इसमें से क्या क्या रफ करना है, ये ठीक। चलो दूसरा केस देखते हैं। अच्छा दूसरा केस क्या है? फिर अब हमें करना क्या है? हमें ऑब्जेक्ट को सिर्फ राइट में शिफ्ट करते जाना है, ठीक। राइट साइड की ओर ऑब्जेक्ट अपना शिफ्ट करते जाना है, क्योंकि लेफ्ट में तो नहीं जा सकते ना। इन्फिनिटी पे रखने के बाद आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में नहीं शिफ्ट कर सकते। लेफ्ट में शिफ्ट होगे वो भी इन्फिनिटी कहलाएगा, है ना, वो भी बहुत दूर ही है उससे। तो फिर ये फोकस, फिर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये कहीं इन्फिनिटी, लेकिन हम इन्फिनिटी पर नहीं रखेंगे, अब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं बीच में रखेंगे। राइट में शिफ्ट कर दिया ना, पहले इन्फिनिटी पे थी, अब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं बीच में। ये हो गया तुम्हारा केस नंबर 2। इमेज इज इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, ठीक। इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं पे इमेज रख देते हैं। चलो ये बताओ, यहां से जो इमेज आएगी, मतलब आएगी रे आएगी, वो एक तो पैरेलल आ सकती है, एक तो पैरेलल आएगी, ठीक। चलो पैरेलल आ गई और फोकस से क्रॉस कर दी भाई, मान लिया बात को, आपकी बात को मान लिया गया। फिर बताइए दूसरी इमेज कहां से आएगी? क्या दूसरी रे भी पैरेलल ही आएगी? वो तो यहां तो ऐसा नहीं है, यहां तो केसेस कई हो सकते हैं, जरूरी नहीं ना यहां दोनों रेज पैरेलल आए,
यहां पे जरूरी था कि दोनों रेस पैरेलल आए। ऑब्जेक्ट से कोई भी रे आएगी तो पैरेलल ही आएगी, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। ये इन्फिनिटी पे, सॉरी इन्फिनिटी पे नहीं है, इन्फिनिटी से कोई भी रेज आती है तो पैरेलल आती है, ये इन्फिनिटी पे तो नहीं है। तो एक तो हम पैरेलल ले लिए, दूसरी पैरेलल नहीं लेंगे, ठीक, दूसरी हम पैरेलल नहीं लेंगे। और ले भी कैसे ही लोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर के साइज में दिख रहा है ना। तो यहां से हम एक ले लेते हैं, चलो फोकस से ले लेते हैं, है ना। एक ही नहीं, पैरेलल से फोकस, एक फोकस से पैरेलल, दोनों फॉलो कर लेते हैं। अब एक फोकस से बात कहां से आएगी, पैरेलल, कट कर गई, फोकस से आई पैरेलल। बताओ कहां कट कर रहा हूं, यहां ना, यहां कट हो रहा ना, देखो। तो यहां से इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे ड्रॉ करो। ये इमेज कैसी बनी, ऐसी बनी, बनी ना। इस इमेज का अगर ऑब्जेक्ट का नाम था ए बी, तो इमेज का नाम है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। उल्टी इमेज बनी, देखो ध्यान दो। ए बी था तो बी वहां पे, लेकिन ए नीचे आ गया। ये डैश इसलिए लगा दिया ताकि तुम समझ जाओ ये इमेज है ना, ये रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो ये बताओ, ये ए बी है और ये ए डैश बी डैश है, मतलब ये उल्टा बना हुआ है, ठीक। तो ये इन्वर्टेड इमेज बन गई। बनी कहां पर, सी और एफ के बीच में बन गई, ठीक। बताओ छोटी बनी कि बड़ी बनी, हमारे हिसाब से छोटी बनी, ठीक। ज्यादा नहीं छोटी दिख रही, लेकिन यहां तो दिख रहा, ठीक है। तुम्हें पता नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, पर यहां पे इमेज छोटी बनेगी। आप पेंसिल से बनाओगे, आपकी भी छोटी बनेगी, ठीक है, थोड़ी छोटी बनेगी। तो इमेज डिमिनिश्ड बनेगी। कैसी बनेगी, बल्कि छोटी बनेगी। रियल बनी कि इमेजिनरी बनी, रियल बनी, क्योंकि रेस आपस में सच में मिल रही है, ठीक है। फिर वही 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। इमेजेस, पहले पोजीशन बता दीजिए कहां पे है। इमेजेस इन बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहां बनी, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। रियल की इमेजिनरी, भाई इमेज इज रियल। एरेक्ट की इन्वर्टेड, उल्टी की सीधी, तो उल्टी मतलब इन्वर्टेड, ठीक, इन्वर्टेड। और फिर आपसे पूछ क्या रहा है, हाँ लास्ट डेमिनिश, छोटी की बड़ी, भाई छोटी, ऑब्जेक्ट से छोटी तो डेमिनिश्ड। छोटी मतलब बहुत छोटी नहीं बनी है, लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है तो डेमिनिश्ड हो गई है, मतलब उसका साइज जो है वो घट गया है, इमेज का साइज थोड़ा घट गया है, ठीक है। इतनी चीजें आप फिर नोट करो, फिर आपको केस थर्ड पे ले चलते हैं, ठीक। बस मैंने बताया था पहले केस में टाइम लगेगा, उसके बाद किसी केस में टाइम नहीं लगना है, ठीक। समझ में आया। एक ऑब्जेक्ट रखा सी और इंफिनिटी के बीच में, रे करी, एक पैरेलल गई फोकस से क्रॉस, एक फोकस से गई पैरेलल क्रॉस, जहां पे इंटरसेक्ट करी हमने एक इमेज बना दिया। क्या थी वो, ए डैश बी डैश। उल्टी बनी, रियल बनी, इन्वर्ट डेमिनिश बनी, और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी, ठीक है। इतना याद रखना है। दूसरी बात करते, चलो इसको लिखो, मिटा रहे, ठीक है। चलो अब ऑब्जेक्ट कहां है, ठीक। भाई मैंने क्या बताया था, थोड़ा सा तुम खिसका के लाए ना, राइट में खिसकाया ना ऑब्जेक्ट को। इन्फिनिटी के पहले इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से थोड़ा आगे ले आए, अब थोड़ा और आगे लेके चले जाओ, सी पे लाके रख दो। किस पे लाके रख दो, सी पे लाके रख दो, खत्म हो जाता है, ठीक। चलो देखो, इमेज इज एट, सॉरी ऑब्जेक्ट इज एट, ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, सी। ध्यान दिया कुछ चीज, पहले इन्फिनिटी पे था, फिर इन्फिनिटी से सी के बीच में आया, फिर सी पे आएगा, फिर सी एफ के बीच में आएगा, फिर एफ पे आएगा, फिर एफ पी के बीच में आएगा। राइट की ओर खिसकता वो चलाएगा जहां तक आ सकता है वो, ठीक। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, फिर वही बात, ऑब्जेक्ट को सी पे रख लो, ठीक। आप एक बार अगर रूल सीख गए, अगर आप एक बार रूल सीख गए और एजम्पशन सही लेते हैं, एपर्चर छोटा रखेंगे आप उसका, मतलब मिरर हल्का स्ट्रेट रखेंगे, और रेस को पैरा एक्सियल रखेंगे, तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। अब पैरा एक्सियल रखने के चक्कर में कॉपी में ना ऐसा बना लेना कि ऐसा छोटा सा बनाया, ऐसे किया और बहुत पास लेकर चले आए इमेजेस को, ठीक है। फिर वो एकदम गंदा सा बनेगा, यहां से क्रॉस करा रहे हो पता चला, फिर उसी में क्रॉस करा रहे हो, एफ लिख रहे हो, पी लिख रहे हो, सब तहस नहस हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाना, इतना भी दूर मत करना कि ये किए दे रहे हैं, ये रही तुम्हारी इमेज, लो पूरे एक पन्ने पे एक ही बना रहे हैं, नहीं। लेकिन इतना भी पास मत कर देना कि तुम्हें ही माइक्रोस्कोप लगाना पड़ जाए, ठीक है। उसके लिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, चलो बनाओ। ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया एफ, ये हो गई सी, बात खत्म। कहां रख ले ऑब्जेक्ट, यार एक तो सीधा बनता नहीं है,
तब मूड खराब होता है। ठीक, देखो इस प्रिंसिपल एक्सिस के लिए हमको लगता है हमको स्केल लगवानी पड़ेगी। चलो ठीक, फिर ये हो गया एफ, ये हो गया सी, और अब ऑब्जेक्ट कहां पे है? सी पे। कहां पे? सी। तो दूर दूर कर लेते ताकि तुम्हें भी दिखे, है ना। दूर कर लो चाहे पास कर लो, इतना ध्यान रखना जितना सी से पी से एफ रखना उतना ही सी से एफ रखना, दूरी बराबर रखना बस। ये हो गया तुम्हारा सी। चलो यहां पर एक ऑब्जेक्ट बनाओ भैया, बना लिए। एक ऑब्जेक्ट का कहां पे आके खड़ा हो गया? सी पे। कहां पे? सी पे। ये केस नंबर सेकेंड। कैसा केस? सेकेंड था दोनों पे, ये केस थर्ड है। ठीक है, वो सेकंड था इसके पहले वाला, उसके पहले वाला फर्स्ट था। पहले इंफिनिटी पे, फिर सी और इंफिनिटी के बीच में, अब सी पे तीसरा। ठीक है, वही केस इसमें भी। पहला पैरेलल ले जाइए आप, ठीक, फोकस से क्रॉस करा दीजिए। करा दिया, नहीं हुआ हमने फोकस शिफ्ट कर दिया। ये तुम मत करना, ठीक है। ठीक, ये चीटिंग हम कर सकते हैं, बोर्ड है यहां पर। ठीक है, कहां गया? पैरेलल गया तो फोकस से क्रॉस। अच्छा, फोकस से क्रॉस हुई, दूसरा कहां से ले जाओगे? दूसरी कहानी कहां से करोगे? दूसरी कहानी वही करो जो पहले किए थे। आप फोकस से ले जाइए, ठीक, फोकस से ले जाइए और फिर पैरेलल लाइए। फोकस से ले जाओ और पैरेलल। ये कुछ गड़बड़ बनी है ना, क्योंकि हमारी लाइनें नहीं सीधी हो रही ना। लाइन सीधी आएंगी तब आपको पता होना चाहिए कहां बनेगा ये। ठीक, पहला फोकस पे बना था। देखो अभी तुमको एक चीज दिखा देंगे इसमें, वो इमेज फॉर्मेशन, इमेज पोजीशन भी याद नहीं करनी पड़ेगी ना, बार बार बना के देखना है। ठीक, इमेज पोजीशन भी याद नहीं करनी है। ये सही आ गया कुछ। ठीक है, ये बन गई देखो तुम्हारी इमेज। तो जस्ट नीचे, कैसी? जस्ट नीचे। अब यहां पे तुमको ये बड़ा दिख रहा होगा। अरे यार, ठीक है, यहां पे ये सारे खेल हो सकते हैं, लेकिन तुम अपनी कॉपी पे नहीं कर पाओगे। तो कॉपी पे सारी चीजें ढंग से बनाना, ठीक, वरना पन्ने फाड़ने के अलावा कोई कहानी नहीं बचेगी। और पेन से तो कोई बेवकूफ बनाएगा नहीं। पेन से किसी ने अगर शुरू किया, ठीक, तो जब हम मिलेंगे उसको तब बताएंगे। ठीक है, देखो ये कहां पे कट हो रही है? सी पे ही कट हो रही है आके। जो रिफ्लेक्टिंग इमेज से कहां, सॉरी रिफ्लेक्टिंग रेज से कहां पे आके कट हो रही है? सी पे ही कट कर रही है आके। देखा? अब इसमें तुमको समझना क्या है। हमने ऑब्जेक्ट पहले रखा था कहां पे? इन्फिनिटी पे, तो इमेज बनी थी फोकस पे। फिर इन्फिनिटी और सी के बीच में लाए थे, तो सी और एफ के बीच में आई थी। फिर सी पे लाए तो सी पर ही आ गई। मतलब जितना आप इमेज को राइट में खिसकाते, सॉरी ऑब्जेक्ट को राइट में लाते जाओगे, इमेज लेफ्ट में भागती जाएगी। समझ गए कुछ बात? इमेज राइट में लाते जाइए और इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट राइट में लाते जाइए, इमेज आपकी लेफ्ट में चलती चली जाएगी। सी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे थी। ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आया तो इमेज, सॉरी सी और इन्फिनिटी के बीच में आया तो इमेज कहां आ गई? सी और एफ के बीच में आ गई। फिर तुम सी पे लाके रख दिए, तो देखो सी पे लाके रखे ना, और आगे बढ़ाया वो और पीछे आई, और दोनों एक जगह ही आ गए। सी पे ही इमेज, सी पे ही ऑब्जेक्ट। ठीक, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी देन इमेज इज ऑल्सो एट सी। चलो लिखो, इमेज इज पहला पॉइंट एट सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज भी बन गई। दूसरी चीज इसमें क्या बताओगे? रियल की इमेजिनरी। भाई देखो कैसी इमेज है, रियल है। क्यों है? 10 बार बता चुके हैं कि लाइंस, सॉरी रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं। ठीक, रेज क्या हो रही है? एक्चुअली मीट हो रही है, सही में मिल रही है आके। तीसरी चीज बताओ, साइज बता दो। अच्छा, साइज कैसा है बताओ? बराबर नहीं दे रहा? बराबर ही तो है यार।
ऑफ सेम साइज, इमेज इज ऑफ सेम साइज और एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज की ही इमेज बन रही है। अरे यार रुको, इसमें जरा इंक डालते हैं, ठीक है। कैसी बन रही है? ऑब्जेक्ट के साइज की ही बन रही है। और हाँ, उल्टी बन रही है, उल्टी भी तो बन रही है, भी तो देखो, ए डैश बी डैश, ठीक है। ये क्या है? ये ए है, ये बी है, तो ये बी डैश है, ये ए डैश है, देखो है कि नहीं? उल्टी बन रही ना। तो इन्वर्टेड है, रियल है और सेम साइज की है, और बनी कहां पे है? सी पे है। यही है तुम्हारा केस थर्ड। तो आज के लिए हम केस थर्ड पे पढ़ा देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या लाएंगे? नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे तीनों केस इसके और दोनों केस कॉन्वेक्स के, ठीक है। तो ताकि ज्यादा लंबा ना हो, ठीक है, नहीं तो तुम लोग इसको छोड़ के जाओगे भाग टाइम देख कर ही, ठीक। तो चलो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, ठीक। जय हिंद तब तक के लिए।